मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तान के हर आम आदमी का, हर गरीब पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला कमर तोड़ महंगाई है। इस महंगाई में कहीं रोक भी नहीं आ रहा, मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। आज कराची में चीनी की कीमतें 125 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई, 125 रुपये किलो फ़ी किलोग्राम हो गई है। आटे की कीमतों में इजाफा, खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा, और ये इजाफा मुसलसल जारी है। बुरी खबर यह है कि ये इसमें मज़ीद इजाफा है, इसमें मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के करीब जा रहा है और जैसे ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, उसके बाद मुख्तलिफ़ इक़दाम हैं जो हुकूमत ने लेने हैं पाकिस्तान की मईशत को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त जो इम्पोर्ट्स और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जो फ़र्क है वो एक बेपना फ़र्क है, जो खसारा बढ़ता जा रहा है। ज़ाहिर है बुनियादी वजह यह है कि आलमी मंडी में जो ज़रूरत की अहम तरीन अशिया हैं, एनर्जी की कीमतें हैं, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, कोयले की कीमतों में इजाफा हुआ है। और यकीनन पाकिस्तान क्योंकि नेट एक इम्पोर्टर मुल्क है, उसके लिए ये इजाफा और ये इसकी जो कीमत अदा करना है ये बहुत महंगा पड़ रहा है। इसका दबाव हुआ है जिसके नतीजे में पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी कमी हुई है और इसके नतीजे में मज़ीद महंगाई में इजाफा और ये इम्पोर्ट्स महंगी हो गई हैं। बहुत बड़ा मसला है और यकीनी तौर पे जैसे जैसे PTI हुकूमत इलेक्शन के करीब जा रही है, बढ़ती हुई महंगाई उसके लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जैसे ही IMF प्रोग्राम की इत्तला आएगी, इस में मज़ीद इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, मज़ीद होगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, मज़ीद होगा। गैस की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा है, होना है और हर सूरत होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म को ये अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए आज वो कौम से मुखातिब हुए। उन्होंने एक और रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, कहा कि गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज होगा। TV पर अपने खिताब में इमरान खान ने बताया कि 2 करोड़ गरीब ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए की सब्सिडी पैकेज दिया जा रहा है। ये पैकेज 260 अरब रुपए के पहले से जारी करदा एहसास प्रोग्राम के अलावा है। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है। ये जो हमारा पैकेज है, इंशाअल्लाह अगर हमारे जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारे पास अगर अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे तो ये हम मजीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी में ये हम लेके आ रहे हैं। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एहसास का इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ये 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं, ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज़े 60 लाख वज़ाइफ और इसके अलावा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए का भी उन्होंने आज ऐलान किया। कामयाब पाकिस्तान के अंदर 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें,
40 लाख खानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले घर बनाने के लिए सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे, ये जो 40 लाख खानदान है। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। एक खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सूबे भी शामिल है। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये कभी इस मुल्क की तारीख में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलानात अपनी जगह, यकीनी तौर पर ये अच्छा इक़दाम है। इन ऐलानात पर ईमानदाराना अमल दरामद से महंगाई के बोझ तले अवाम के कुछ आंसू ज़रूर पुज भी जाएंगे, मगर कमर तोड़ महंगाई का तोड़ कोई पैकेज नहीं हो सकता। IMF प्रोग्राम की बहाली अवाम के लिए मज़ीद महंगाई लाएगी और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आगे आने वाली महंगाई का तस्करा किया। पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ाई जाएगी उन्होंने नहीं कहा कि बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ेगी, जो कि बढ़ेगी। उन्होंने नहीं कहा कि गैस की कीमत मज़ीद बढ़ेगी, जो कि बढ़ेगी। जो महंगाई का मसला है और महंगाई का वाकई मसला है, पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, इसमें अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। दाल हमें ज्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती है, तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, घी की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई है। जो पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें? यकीनन आलमी मंडी में इन तमाम कमोडिटीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है, बेपनाह इजाफा हुआ है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी इससे ताल्लुक़ नहीं है उसका। वो कहता है कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई हुई है। इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि छोटे कारोबार के लिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए 8 बैंक्स अब बिलासूद कर्जा फराहम करेंगे और इसके लिए एक मजबूत स्कीम जो है वो सामने आ रही है। आंसू पोंछने का सामान है, लेकिन ये आंसू किस हद तक पोंछे जाएंगे और इस महंगाई में इमरान खान हुकूमत का ये नया पैकेज जो है इस पर कितने मौसर अंदाज से अमल हो सकेगा, इन तमाम मुंसलिका अमूर पर बात करते हैं। उनकी टीम की बहुत ही सुपरस्टार हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म की बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ग़ुरबत का ख़ात्मा, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कोशिश की आपके एहसास प्रोग्राम ने, लोगों की यकीनी तौर पे बड़ी मदद हुई है। पहले तो ये मुझे समझाइए कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो वज़ीर आज़म ने कहा कि आटा, घी और दाल या गेहूँ, चीनी माफ़ कीजिएगा, इस पे सब्सिडी दी जाएगी 120 बिलियन रुपीस की। ज़रा इसका मैकेनिज़्म समझाइए कि ये रोल आउट कैसे होगी ये पूरा प्लान। सबसे पहले तो कामरान साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। ये जो एहसास राशन का जो प्रोग्राम है, ये एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम है और इसमें 2 किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से इसमें आएंगे और फिर जो मुस्तहिकीन है वो इससे फ़ायदा कैसे लेंगे। तो एक स्टेक होल्डर इसमें जो किरियाना, छोटी दुकान वाले किरियाना मालिक है और दूसरा जो है वो मुस्तहिक लोग हैं। अब जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी और लोगों से कहा जाएगा कि वे वेब पोर्टल पे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर और उस शिनाख्ती कार्ड नंबर पर जो सिम है वो उस पे वेब पोर्टल पे डालें। और आपके तवस्सुत से मैं लोगों को आज ही से ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो अपने नाम की, अपने शिनाख्ती कार्ड के साथ की सिम ले लें। तो जब वो रजिस्टर हो जाएंगे, गोया पहले ये बात ज़रूरी है, पहली बात ये ज़रूरी है कि जिन साहब को ये सहूलत हासिल करनी है, सस्ता आटा, चीनी, घी हासिल करना है, उन्हें अपने शनाख्ती कार्ड का अपना टेलीफोन नंबर, उनके अपने नाम की सिम, पहली चीज़ उनकी ज़रूरत है, उनके पास होनी चाहिए वो। जी हाँ, क्योंकि ये कार्ड एंड पिन प्रिंसिपल्स पे ये काम करेगा। जो कार्ड होगा वो शिनाख्ती कार्ड होगा। अच्छा, उसके बाद वो पिन होगा, एक नया पोर्टल बनेगा, वहाँ जाएंगे ये लोग। जी हाँ, ये एक नया पोर्टल होगा
और लोगों से अपील होगी कि वो और लोगों की हेल्प करें ताकि उनको रजिस्टर करें। और जैसे कि मैं बता रही थी, कार्ड एंड प्रिंट प्रिंसिपल्स हैं। कार्ड आपका शनाख्ती कार्ड होगा, जो आपका पिन है वो वन टाइम वेरिफिकेशन पासवर्ड यानी कि जो OTP होता है वो होगा। तो सबसे पहले लोग रजिस्टर हो जाएंगे। उसके साथ साथ किरियाना मर्चेंट्स जो हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको ऑन बोर्ड करेगा। और जो किरियाना वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान में कोई 4000 यूटिलिटी स्टोर हैं, कोई 40 से 50 हज़ार ऐसे स्टोर्स हैं जिनमें छोटा मोटा जो IT का निज़ाम लगा हुआ है, मगर तकरीबन कोई 8 से 10 लाख ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास कोई डिजिटाइज्ड निज़ाम नहीं है, जो सिर्फ लेजर्स पे चलते हैं, पेपर खाता उनके पास होता है। तो उनके लिए हम एक मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल्स की एक ऐप होगी। वो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल्स जब डाउनलोड करेंगे तो फिर उनका निज़ाम उसके आगे चलेगा। मगर रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ शराइत होंगी। सबसे पहले तो ये कि उनकी चलती हुई बिज़नेस हो जो कि वेरीफाई होगी, और दूसरा ये कि उनका एक बैंक अकाउंट हो। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो उनको बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत फराहम की जाएगी। और फिर उनकी जो भी अप्लाई करेगा उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी। ये 1 महीने में ये प्रोसेस हम टर्न अराउंड करेंगे, और साथ साथ लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी प्रोसेस चलेगा। इंशाअल्लाह 10 दिसंबर के बाद जब ये प्रोग्राम किक ऑफ होगा तो उसमें प्रोसेस ये होगा कि जो मुस्तहिक लोग इसमें मुस्तहिक ठहराए जाएंगे, हर मुस्तहिक घराने में से एक फ़र्द एलिजिबल होगा, और वो अपना मोबाइल फ़ोन और उसके साथ मैचिंग शनाख्ती कार्ड, जिस किरियाना दुकान पे एहसास राशन की साइनेज होगी वहाँ जाएंगे। सबसे पहले वो दुकानदार ऐप में उनका शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा, और वो बैक एंड से रियल टाइम में उनकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद उसी ऐप में आटा, घी और दालों के आइकन्स होंगे। वो उनको सिलेक्ट करेगा, उनकी प्राइस जो भी वो सिलेक्ट करेगा, वो उसकी एक पॉलिसी होगी, वो सिलेक्ट करेगा जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो ख़रीदेंगे, कितने किलो आटा, कितने लीटर तेल, वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर वो बैक एंड से रियल टाइम में बता देंगे कि इनकी कितनी सब्सिडी अभी रहती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो एक ही दफ़ा सारी सब्सिडी यूज़ कर लें। जैसे ये प्रोसेस होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोबाइल फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो वन टाइम पासवर्ड उसमें डालेंगे तो वो उसको पूरा प्रोसेस जो है वो डॉक्टर साहबा गोया के इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ज़ाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये जो आप जो सब फरमा रही हैं, ज़ाहिर है कि इसका ये तरीका होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो लिटरेसी है, जो पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटाइजेशन है, जितनी सारी सिचुएशन है, उसमें तो ये एक है लंबा अमल। इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, अगर कई महीने नहीं लगे। ये फरमाइएगा ये जो रिटेलर है, जिसके पास ये जो करियाना मर्चेंट है, ये इसके पास सप्लाईज कहाँ से आएंगी? ये खुद अरेंज करेगा और सिर्फ ये सब्सिडी क्लेम करेगा, या ये गवर्नमेंट इनको सप्लाई करेगी सब्सिडाइज प्राइस पे? क्या होगा? नहीं जी, जो भी दुकान में उनके पास चीज़ होगी, ये प्रोग्राम हर किस्म की आटे, हर किस्म की दालें, हर किस्म के ऑयल और घी पे ये सब्सिडी एप्लीकेबल होगी। मगर मैं आपकी वजाहत करती चलूँ कि पिछले कई महीनों से ये काम हम कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इसकी पायलट टेस्टिंग, इसकी फील्ड पर एग्जीक्यूशन इस ऐप की मुकम्मल है। अभी जो 1 माह का जो अरसा मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ मैं लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिहाज से बता रही हूँ, क्योंकि लोगों की रजिस्ट्रेशन हम तब तक नहीं कर सकते थे जब तक काबीना इसकी अप्रूवल ना दे दे, क्योंकि अगर काबीना का अप्रूवल ना होता और हम पहले से रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते तो हम लोगों की, क्या ये उससे मुख्तलिफ है जो एहसास प्रोग्राम में आपके पास रजिस्टर्ड हैं, जो नादरा का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है? तो ये सारा जो बुनियाद है वहीं से आएगी ना कि ये मुस्तहिक कौन है। ये अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये रिकॉर्ड आपके पास है ख़ानदान दर ख़ानदान।
बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो एहसास का सर्वे जो हाल ही में मुकम्मल हुआ है, ये जो एलिजिबिलिटी है ये उसी पे डिटरमिन होगी, मगर हमें क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन मॉडल ऐसा है कि हमें आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ पेड मोबाइल फ़ोन्स नंबर्स चाहिए, इसलिए हम फ्रेश एप्लीकेशंस जो हैं वो मांग रहे हैं। मगर जो उनकी एलिजिबिलिटी की डिटर्मिनेशन होगी वो डेटाबेस के थ्रू ही होगी। फ़िलहाल एहसास किफ़ालत में जो हैं वो 6 मिलियन फैमिलीज़ रजिस्टर्ड हैं और इसमें हम 20 मिलियन फैमिलीज़ को एलिजिबल ठहराएंगे। तो एहसास में जो अभी आज लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद लोगों की एहसास राशन से मुस्तफ़ीद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया निश्तर हमारे साथ मौजूद थी। बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये बहुत जल्द ये प्रोग्राम रोल आउट हो जाएगा। करियाना मर्चेंट्स भी रेडी हैं, फिर लोगों को एहसास के डेटा के तहत ये फराहम किया जाएगा। दाल, आटा, तेल, घी इससे रियायती कीमतों पर मिलेगा लोगों को और शायद कुछ आंसू पुज जाएँ। ये नया प्रोग्राम है एहसास राशन प्रोग्राम, जो कि इस महंगाई से निपटने के लिए पेश किया गया है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे बेहतरी है रुपए की कदर में। बिल आखिर एक तवील अरसे के बाद मुसलसल रुपए की कीमत बेहतर हो रही है और तकरीबन 3% के करीब इसमें इजाफा हुआ है। 177 रुपये वाला डॉलर जो था वो अब 170 रुपये में हो गया है। ये एक बेहतर माहौल है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अक्टूबर के पूरे महीने पाकिस्तानी मईशत पर स्याह बादल छाए रहे। मुख्तलिफ चैलेंजेस पाकिस्तानी मईशत को सामने थे और बहुत ही संगीन चैलेंज थे, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे संगीन चैलेंज शायद रुपए की कदर में ड्रामाई कमी थी, जिसमें मुसलसल कमी देखी गई और ऐसा लगा कि मुल्क एक बार फिर डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। रुपए की कदर को रोज़ाना शदीद झटके लगते थे, मगर अब हालात में बेहतरी आई है और एक इस्तेहकामी सूरत हाल पिछले 6-7 दिन के अंदर हमने देखी है। और इसी वजह से आज मुसलसल छठे कारोबारी सेशन में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी का रुझान मुसलसल बरकरार रहा। बरक रफ्तारी से रुपए में जान पड़ना शुरू हो रही है। पिछले बुध को इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग का आगाज़ 175 रुपये 57 पैसे से हुआ था। आज बुध के रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 97 पैसे पे बंद हुआ है। 6 कारोबारी दिनों में डॉलर 5 रुपये 30 पैसे सस्ता हुआ है और रुपए की कदर तकरीबन 3% बढ़ गई है। 3% रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है, जो यकीनन इस तासुर को उसने चैलेंज किया है कि रुपए की कदर मुसलसल गिरती चली जाएगी, डॉलर मुसलसल महंगा होता चला जाएगा और इस वजह से एक इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। पिछले हफ्ते ओपन मार्केट में तो डॉलर 178 रुपये की सतह पर भी पहुंच गया था, जो आज 170 रुपये 80 पैसे में फ़रोख्त हो रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के नतीजे में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के सऊदी पैकेज के ऐलान ने डॉलर की ख़तरनाक पेशकदमी को लगाम दी, जबकि IMF से प्रोग्राम की बहाली और जल्द 1 अरब डॉलर की किस्त मिलने की इतलात ने भी डॉलराइजेशन को रोका है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी डॉलर की बिला रोक टोक खरीदारी, सट्टेबाजी और बैरून मुल्क डॉलर की मुबैना स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। 20 अक्टूबर से $500 से ज़ायद फ़रोख्त पर एक्सचेंज कंपनीज़ को बायोमेट्रिक तस्दीक का पाबंद किया है, जबकि अफगानिस्तान का सफ़र करने वाले अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सालाना हद $6000 मुकर्रर की गई है। स्टेट बैंक कहता है कि अब एक्सचेंज कंपनीज़ भी $10,000 या उसके मसावी मालियत की गैर मुल्की करेंसी की फ़रोख्त और तरसील लाजमी तौर पर बैंकिंग चैनल्स के साथ करेंगी। इन तमाम इक़दाम का नतीजा निकला है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम हुआ है, मगर इससे मुंसलिका मामला तो और फिर मईशत की मजबूरी सूरत हाल और फिर इम्पोर्ट बिल्स जो हमारे सामने खड़े हैं, हमें अपने कर्ज़ों की अदायगी करनी है। इस पूरे माहौल पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नजम अली, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेक्स्ट कैपिटल के। बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। क्या हम कह सकते हैं कि वो जो हम टमल्ट देख रहे थे, जो एक तूफ़ानी आंधी देख रहे थे अक्टूबर के महीने में, वो अब वाकई ठहर गई है और ये कोई बहुत शदीद ख़तरा फौरी तौर पे एक्सचेंज रेट को नहीं है? मुझे तो पहले भी कोई ऐसी फ़िक्र नहीं थी इसकी, क्योंकि जाहिर है कि जब आपकी इंपोर्ट्स एक $6 बिलियन की फ़िगर पे आई पिछले कंटिन्यूसली, तो एक परसेप्शन तो डेवलप हुआ था मार्केट में कि ये कैसे फाइनेंस होगा सब कुछ। उस वक्त IMF प्रोग्राम की अनसर्टेनिटी की भी एक रीज़न थी। तो लोग जो स्पेकुलेटर्स हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जिनको थोड़ी सी भी इकनॉमिक्स की समझ है उनको था अंदाज़ा कि एक सर्टन स्टेज पे जाकर ये स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो कि आ गई। तो ये जो रियल इंटरेस्ट रेट है इस वक्त, ये तो इससे भी कम है ये यकीनन। क्या आपको क्या एक रियल इस वक्त रेट क्या लगता है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कामरान साहब कि इनसे एक गलती ये हुई कि इनको जो हमारा रेट अप्रिशिएट नहीं होने देना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है इंटरवेंशन की वजह से हुआ। उस वक्त ये अंडर प्रेशर थे कि ये रुपया डिवैल्यू हो गया है, तो उसको कुछ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इकदाम किए गए जिससे कि वो 152 153 पे आया। 168 आपके ख्याल में रीवैल्यू नहीं होना चाहिए? रीवैल्यू नहीं होना चाहिए था, रीवैल्यू नहीं होना चाहिए था। और वहाँ से फिर एक्सपेक्टेशन लोगों की, देखिए वहाँ से अगर आप देखें तो एकदम से ऐसा लगा जैसे बहुत शार्प डिवैल्यू हुआ है, लेकिन ये तो 168 से आया था। तो अगर वहाँ से अगर देखें तो अभी भी 2-2.5 रुपए की मूवमेंट है जो पिछले साल के मुकाबले में, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि फिर ऐसी हो जाती है कि नहीं 152 हो गया है, कुछ लोगों ने फिर 148 की बात करनी शुरू कर दी थी। मगर हम एक के साथ ही दुनिया हमें देख रही है, हम इस तरह से माइन्यूटली मैनेज भी तो नहीं कर सकते हैं ना। एक अगर हम एक ओपन मार्केट का और एक फ्री फ्लो की बात कर रहे हैं तो कम से कम इतनी माइन्यूटली भी तो हम उसको चेक नहीं कर सकते। देखिए, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स को पॉलिटिकल प्रेशर्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट्स बाज़ औक़ात आती हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा होता है और एक परफॉर्मेंस भी शो करनी होती है। मैं यही समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स को इस तरह के प्रेशर्स नहीं लेने चाहिए। अगर हो रहा है, आपकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है डिवैल्यू करने की, तो आप करें। लेकिन दूसरी जानिब पे हम ये देख रहे हैं कि एक तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इजाफा है। दूसरी जानिब रोशन पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि इनफ्लोज आए हैं, हमारी रेमिटेंसेस मुसलसल बहुत रोबस्ट हैं। तो ये अंडरस्टैंडेबल है। इसमें कुछ आपको नज़दीक समझ में आने वाली बात है कि उसके बावजूद इतना प्रेशर सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि इंपोर्ट हमारी महंगी हो गई है। अगर आप पिछला क्वार्टर देखें जो सितंबर तक था, तो वहाँ अगर आप जो आपकी इंपोर्ट की ग्रोथ आई है जो अबाउट 66% फ्रॉम द लास्ट ईयर, अगर आप उसको ब्रेकअप करें वॉल्यूम ग्रोथ में और प्राइस ग्रोथ में, प्राइस में, तो आप देखेंगे जो 51% जो है ना वो प्राइस की वजह से है इंक्रीज़, और सिर्फ 14% वॉल्यूम ग्रोथ है। तो इसका मतलब है कोई डिमांड जनरेट नहीं है। ये जो इंपोर्ट हमारी पेचीदा सूरत हाल इस वजह से ज़्यादा हुई ना कि ये तो 51% तो ठीक है मार्केट प्राइस से हो गई, लेकिन जो हमारी डीवैल्यूएशन हुई उसने तो डबल वैमी किया ना, इसको हमारा दर्द को दुगना कर दिया। वो तो एक्सपेक्टेड था ना, अब उसको तो आप अनअवॉइडेबल था। जब आपका एक्सचेंज रेट एडजस्ट होगा तो वो जो एडजस्टमेंट्स हैं इकोनॉमी में वो तो आएंगी, वो तो सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट के लिए जो और जो इकोनॉमिक मैनेजर्स के लिए जो चैलेंज है वो ये कि जब आप इतना शार्प डिवैल्यूएशन होती है, उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स पे या बाकी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो लैग है वो रहता है। मसलन अब थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को कि आप उस इंडस्ट्रीज़ में जाएं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि आपकी पूरी इकोनॉमी क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट थी उसमें कोई टाइम नहीं लगा, वो वहीं की वहीं रही। तो ये गैप जो क्रिएट हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के जैसे आईटी सेक्टर है फॉर इंस्टेंस, मैं ये समझता हूँ इसके अंदर जो रिसेंट सर्ज आई है, जिस तरह से बाहर के जैसे स्टार्टअप्स वगैरह ने काम किया है, आई थिंक द डिवैल्यूएशन हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि उससे आपकी जो आपको रुपये में तो ज़्यादा पैसे मिलने लग गए हैं ना, पैसे तो यहीं आने हैं सबको। सही है। सो उसमें एक इंसेंटिव जनरेट हुआ है। सो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हैं ऑफ अ डिवैल्यूएशन, ये इकोनॉमी में आएंगी। जैसे अभी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है टेक्सटाइल की, उससे आगे जाके बढ़ेंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन इस पीरियड के अंदर अब गवर्नमेंट का चैलेंज ये है कि किस तरीके से इसको फाइनेंस करते हैं। अभी 10 बिलियन डॉलर का अगर फर्ज करें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है और तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की आपकी नेट पेमेंट्स हैं, बाकी ये 20 बिलियन डॉलर आपको चाहिए होंगे अगले कुछ 7-8 महीने के अंदर। अगर IMF प्रोग्राम हो जाता है, जो बिल्कुल अब होने वाला है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये बड़ा मैनेजेबल है। और आपको पर्सनली इस वक्त कोई अलार्मिंग सिचुएशन किसी सेक्टर में नज़र नहीं आ रही है? आपके नज़दीक डेफिसिट भी अलार्मिंग नहीं है? अलार्मिंग सिचुएशन सिर्फ एक थी, अगर हमारा IMF से मुआहदा ना होता, बस उसके से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। अब शौकत साहब ने जिस तरह कहा है, अगर वो हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल हो जाएगा अगले कुछ दिन के अंदर, उसके बाद आपकी एबिलिटी टू रेज कैपिटल जो फंडिंग है वो बड़ी बढ़ जाती है। आप बाहर के मुल्कों में बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, कुछ मल्टीलैटरल लैंडिंग भी ले सकते हैं, सो वो आपके फिर रास्ते खुल जाते हैं। और आपकी देखिए, अगर आप बाकी सारी चीज़ें इकोनॉमी की पूरी कर रहे हों, जैसे कि टैक्स कलेक्शन है या बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं, तो फिर जो अगले साल के लिए जो आउटलुक है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, एक लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये लैक ऑफ कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारे
रेवेन्यू कलेक्शन में एक बड़ा सब्सटेंशियल जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है अभी। देखिए अभी तो जाहिर है इंपोर्ट्स की उसमें बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट 65% मैं समझता हूँ इंपोर्ट से आ रहा है, बट हमेशा ऐसा ही होता है, ये कोई नई नहीं, हमेशा इंपोर्ट से ही आता है। और तो वो कोई हमारे लिए नई बात नहीं है कि किसी एक तरफ हिट कर रही है तो जाहिर है एक बेनिफिट भी है उसका। बट ये जो एडजस्टमेंट्स है, मैंने पहले कहा कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में थोड़ी सी टाइम लगेगा। इस मौके पे एक चीज़ गवर्नमेंट को ज़रूर करनी चाहिए कामरान साहब, वो ये है कि ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें कहीं से भी बैक करना पड़े, बोरो करना पड़े, ये जो ट्रेड डेफिसिट, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कहीं से फाइनेंस कर लें, पर ग्रोथ ना रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नजम अली, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट कैपिटल हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। इमरान खान हुकूमत के लिए सिर्फ वही पहलू तशवीश का बाइस नहीं जिस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को इत्मीनान में लिया और एक नए पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान में दूसरे मसाइल भी हैं जो मुसलसल तसलसल से अवाम के लिए सरदर्द है, और इसमें से एक मसला है गैस की शदीद किल्लत, और लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर गैस की शदीद किल्लत के दहाने पर खड़ा है। गोया PTI हुकूमत को चौथी सर्दियों में भी पाकिस्तानियों को हद्दुल ज़रूरत गैस फराहमी में कामयाबी हासिल नहीं हो रही, और ये चौथी सर्दियां हैं इस हुकूमत की और चौथी नाकामी का सामना है। इमरान खान हुकूमत में चौथी बार गैस का बहरान दस्तक दे रहा है। दरअसल कुदरती गैस कम होने पर LNG को गैस सिस्टम में शामिल किया जाता है, और इस वक्त आलमी मंडी में LNG की कीमतें जो हैं वो कम से कम 3 गुना इजाफे के बाद $36 फी MBTU की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। तशवीश की बात है कि पिछले महीने पाकिस्तान LNG लिमिटेड को दिसंबर और जनवरी के लिए आलमी कंपनियों से महंगे दामों LNG खरीदारी पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, जबकि इस माह 2 LNG सप्लायर्स गनवर और ENI ने आसमान छूटी कीमती की वजह से 2 कार्गोज देने के ठेके मंसूख कर दिए। हालांकि इन कंपनीज के साथ 15 साल मुद्दत का माहिदा है, लेकिन दोनों कंपनीज ने आलमी मंडी में LNG की आसमान छूती कीमतों की वजह से पाकिस्तान को 30% जुर्माना देने को मुनाफे का सौदा समझा। अब पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने हंगामी बुनियाद पर टेंडर्स जारी किए हैं। 5 नवंबर यानी परसों तक नई पेशकश तलब की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि इस सर्दियों में गैस का मसला होगा और अगली सर्दियों में सूरत हाल ख़तरनाक हो जाएगी। उनका कहना था कि गैस की दरामदी और मकाम की कीमतों में बहुत फ़र्क है और इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। आज कौम से खिताब में भी वज़ीर आज़म ने इन्हीं खदशात को दोहराया। अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं, और पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मैं फिर से कहता हूं कि हम उसका क्या करें। गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और जो हम अब ज्यादातर इंपोर्टेड गैस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं उसमें और डोमेस्टिक गैस में, वो जो आपने दिखाया भी था चार्ट में, इतना बड़ा गल्फ है कि हम अगर गैस जिस कीमत के ऊपर बेचते हैं लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंपोर्टेड गैस इंपोर्ट करके और इस कीमत पे बेचें। और वो अभी से सर्कुलर डेट बननी शुरू हो गई है गैस सेक्टर के ऊपर, जो कभी पहले नहीं थी, सिंपली इसलिए कि बाहर से जो हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत और जो हम बेच रहे हैं वो बहुत बड़ा गल्फ है। गैस बहरान को आलमी मंडी में LNG कीमतों में उतार चढ़ाव का शाखसाना करार दिया जाए या हुकूमत की नाअहली और फैसला साजी में तसाहुल या ताख़ीर, हकीकत यह है कि PTI हुकूमत के चौथे साल में भी चौथी सर्दियों के दौरान नाक़िस इंतज़ामात या कमज़ोर तैयारियों की वजह से अवाम को गैस के बहरान का सामना है, और अवाम को मामलात से ज़्यादा एक आम पाकिस्तानी को इस बात की ना आगाही है ना उसको इल्म है। वो तो ये समझता है कि इमरान खान की हुकूमत में हर सर्दियों में गैस की शदीद किल्लत होती है और एक बार फिर उसकी शिद्दत होती है, और इसकी सियासी कीमत हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि गुज़िश्ता 4 सर्दियों में मुसलसल हुकूमत इस मामले में दबाव पे आ रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और सर्दियों में संगीन गैस बहरान चौथे साल में दाखिल हो चुका है। अगस्त 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद PTI हुकूमत ने दिसंबर 2018 से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 146% तक इजाफा कर दिया था। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि PTI के पहले वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने दिसंबर के लिए LNG कार्गोज की एक बड़ी शिपमेंट मनसूख कर दी थी, जिसकी वजह से हुकूमत की पहली सर्दियों में गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा।
जनवरी से ना सिर्फ गैस की शॉर्टेज शुरू हुई बल्कि ओवर बिलिंग पर आवाम बिलबिला उठे थे। हमें इंटरव्यू में गुलाम सरवर खान का हुकूमत की पहली सर्दी में पहले गैस बहरान पर कहना था कि उन्हें क्या मालूम था सर मुंडाते ओले पड़ेंगे। सर मुंडाते ही ओले पड़े कि हम गवर्नमेंट में आए, फिर सर्दियां भी शुरू हो गई, गैस शॉर्टेज भी शुरू हो गई, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ये सारा क्राइसिस आया। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे क्या पता था कि मैंने ये पोर्टफोलियो लेना है और इस पोर्टफोलियो में ये क्राइसिस आना है। तो जब हमने टेक ओवर किया तो फिर उसके बाद क्राइसिस शुरू हो गया। मैंने तस्लीम किया गैस की शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हम गर्मियों में आए हैं तो पहली सर्दियां हमें विरासत में मिली। आइंदा आने वाली सर्दियां इंशाअल्लाह ताला ऐसी सर्दियां नहीं होगी। गैस के बदतरीन बहरान के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उमर अयूब खान को वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, पावर एंड एनर्जी की जिम्मेदारियां सौंप दी, लेकिन पीटीआई हुकूमत की दूसरी सर्दियों में भी गैस बहरान से जान ना छूटी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म ने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के बोर्ड तहलील कर दिए। 2019 में गैस की लोड शेडिंग बरकरार रहने पर सुई सदरन के 3 और सुई नॉर्दर्न के 2 MD भी तब्दील किए गए, जबकि मुतालिका वफाकी वजीर ने जिम्मेदारी साबका हुकूमत पर डाल दी। पाकिस्तान इस वक्त एक गैस डिफिशिएंट मुल्क बन चुका है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो मांग है, जो रसद और तलब है, उसके दरमियान डिफरेंस है। उसकी बुनियादी तौर पे वजूहात ये हैं कि पिछले 10 साल में कोई खातिर खा कोई एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। हमारी हुकूमत ने आके तकरीबन 8 ब्लॉक्स का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे हमने दिए हैं और तकरीबन 18 मजीद ब्लॉक्स जो हैं उसकी इन दिनों में अभी बोली हो रही है, कंपेटिटिव बिडिंग होगी। इसके साथ ENP एक्टिविटी भी शुरू होगी। हम लोग ये भी कर रहे हैं कि 5 नए टर्मिनल्स को प्राइवेट सेक्टर में उनको भी हमने इजाजत दी है। कोशिश हमारी ये है कि आने वाले दिनों में उसका फायदा हो। मुसलसल गैस बहरान के सामने के बाद पीटीआई हुकूमत ने एनर्जी सेक्टर के माहिरीन की खिदमात हासिल की। नदीम बाबर, शहजाद कासिम और ताबिश गौहर को तवानाई के शोबे में मुआवन खुसूसी बनाया गया, लेकिन 2020 में पीटीआई हुकूमत की तीसरी सर्दियों में भी गैस का बहरान थम न सका। पिछले साल LNG कार्गो की बुकिंग और खरीदारी से मुतालिक एनर्जी सेक्टर और पावर डिवीजन तनाज़ात की जद में रहा। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि दीगर ममालिक अक्टूबर-नवंबर में सस्ती LNG खरीदते रहे, मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम वक्त ज़ाया करती रही और इम्पोर्ट में ताख़ीर की वजह से पाकिस्तान को 122 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। दिसंबर और जनवरी हमेशा डिमांड डबल ट्रिपल हो जाती है, इसलिए हमेशा शॉर्टेज आती है। हर साल सर्दियाँ आती हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सो इस गवर्नमेंट ने क्या किया? इस गवर्नमेंट ने कहा कि हम टर्मिनल और लगवाना चाहते हैं। 2 कंपनियां बिल्कुल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। जनवरी में हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी उसके चंद महीने बाद शुरू कर देगी। लेकिन उसके साथ स्टोरेज सिस्टम तो बनाओ, और स्टोरेज सिस्टम बनाने में कोई ऐसी कोई साइंसी चीज तो नहीं है। ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम बन सकती थी, बेशुमार चीजें हो सकती। अब हम उस पर काम कर रहे हैं। एक टर्मिनल अगले महीने के एंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। उनका ओगरा लाइसेंस रह गया हुआ है, वो उसकी आजकल में अप्रूवल हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। दूसरा टर्मिनल जो है वो 2021 के सेकेंड हाफ में कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। नदीम बाबर, शहजाद कासिम और ताबिश गौहर के बाद अब एनर्जी का शोबा वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के सुपुर्द है। 2 माह कबल कुन्नड़ पसाकी और कादिरपुर गैस फील्ड की मुरम्मत के दौरान एंग्रो LNG टर्मिनल ड्राई डॉकिंग ने एक बार फिर एनर्जी सेक्टर में फैसला साजी पर सवालात उठाए। हैरानकुन बात यह है कि पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में कोई नया RLNG टर्मिनल नहीं लगाया, जिसकी वजह से इमरान खान हुकूमत के चौथे साल और चौथी सर्दियों में भी मुल्क को शदीद गैस बहरान का खदशा है। यकीनन हुकूमत के लिए शदीद दबाव का माहौल होगा, एक सियासी माहौल भी होगा। महंगाई के आलम में आने वाली सर्दियों में गैस की शदीद किल्लत, उसके बाद गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा जिसको हुकूमत रोक नहीं सकती, वो भी होगा। और यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बहुत ही मुश्किल और तशवीशनाक सूरत हाल है जो आइंदा चंद हफ्तों में हम देखने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब हमाद अजहर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद साहब। आप और आपकी यकीनन मिनिस्ट्री और हुकूमत पूरी ज़ाहिर आगाह है कि पाकिस्तानियों को, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि शदीद किल्लत होने वाली है, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि ये पीटीआई हुकूमत की चौथी सर्दी है और इस चौथी सर्दियों में वही कैफियत है जो पिछली 3 सर्दियों में रही है, तो यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बेचैनी की तो कैफियत है ना। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब।
देखें, मैं समझता हूँ कि जब इसको एक ऑब्जेक्टिव माहौल में और एक सेन डिस्कशन में देखा जाएगा गैस के तनाजुर को, कि पिछले चंद सालों से हर साल सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल क्यों आती है, तो उसके जवाब जो है वो बड़े वाज़ेह हैं और उसमें आपको नज़र आएगा कि कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट या ऐसी प्लानिंग का फुकदान नहीं, बल्कि कुछ कुदरती अवामिल भी इसमें शामिल है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा ये 4000 MMCFT का जो सिस्टम है गैस का, 2000 MMCFT डेली सुई नॉर्दर्न गैस में 10 साल पहले फ़्लो करता था हर रोज़। ये ख़त्म होके, ये कम होके अब सिर्फ 800 MMCFT डेली रह गया है। यानी जो हमारी कुदरती गैस है वो आधे से भी कम उसके ज़खायर हमारे रह गए हैं। पिछले 10 साल से ये 6 से 9% और 10% सालाना के हिसाब से ये डिप्लीशन इसके अंदर आ रही है। और ये वो गैस है जो हम घरों को देते हैं, कमर्शियल सारिफीन को देते हैं, कुछ इंडस्ट्री को भी देते हैं, और 70% ये वही गैस है। और इसके अंदर आप समझ लें कि 2010 में ये आधे से भी कम रह गई है। तो जाहिर है कि शॉर्टफॉल्स तो आनी थी, लेकिन ये सरप्राइज नहीं है ना हमारे साहब, इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिंगर टिप्स पर है कि इस लेवल से कम हो रही है, इतनी कम हो जाएगी, इतनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस शॉर्टफॉल को मीट करना है। जी, मैं अब आपको उसी सिलसिले में बता रहा हूँ। दूसरा, हमारा LNG का अक्सर ये कहा जाता है कि जी LNG क्योंकि टाइम पे नहीं ली, या वक्त से पहले ले ली, या महंगी ले ली, या अगर मार्केट लेने के बाद ऊपर चढ़ गई तो बहुत महंगी ले ली, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस चीज़ का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विंटर में शॉर्टफॉल आती है डोमेस्टिक साइड के ऊपर और ज़्यादातर कमर्शियल साइड पे, उसका LNG की प्रोक्योरमेंट से बहुत थोड़ा ताल्लुक़ है। उसकी वजह यह है कि हम LNG एक बहुत थोड़ी मिकदार में डोमेस्टिक पाइपलाइंस में सर्दियों में डालते हैं, और हर साल जब हम डालते हैं तो हमें 30-35 अरब का नुकसान होता है सुई कंपनीज़ को वो LNG डाइवर्ट करने का। उसकी वजह यह है कि LNG बहुत महंगी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, और हमारा जो डोमेस्टिक सारिफ इस वक्त गैस की कीमत अदा कर रहा है वो बहुत कम कीमत अदा कर रहा है। तो वो बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से आपकी जो इंपोर्टेड गैस है वो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट नहीं हो सकती इंपोर्टेड गैस की साइड पर। अब इसी साल को आप देख लें, इस साल यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हर जगह गैस का बहरान है। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं, ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है, हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। तो हमने 11 नवंबर में उसकी हमने प्रोक्योरमेंट की और 10 की हमने दिसंबर में कर ली, यानी हमने 80 से 90% अपनी डिमांड के मुताबिक LNG ले ली। लेकिन अब 2 सप्लायर जिनका 2017 का एग्रीमेंट हुआ हुआ है हुकूमत के साथ, जो ट्रेडर्स थे, उनको भी पीछे से LNG के कार्गोज नहीं मिल रहे, वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो लेकिन फिर भी हमारे पास 9 कार्गोज नवंबर में और तकरीबन 9-10 कार्गोज ही हमारे पास दिसंबर में जो है वो मौजूद है, जो कि काफ़ी सारे ममालिक से बेहतर सूरत हाल है। बाकी जो ममालिक हैं उनको इस वक्त गैस की स्पॉट कार्गोज भी मिलने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनको नहीं मिल रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने अब जाहिर है कि जब सर्दियाँ आती हैं और डोमेस्टिक जो गैस है उसकी मांग 3 गुना बढ़ जाती है, और डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो आधी से भी कम हो गई है पिछले 10 साल के अंदर। और LNG आप सप्लाई कर नहीं सकते पूरी तरह डोमेस्टिक पाइपलाइंस के अंदर, क्योंकि वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई है। इस वक्त जो $34 की जो है वो बाहर गैस है, और यहाँ पे जो हमारा लोएस्ट सारिफ है, जो सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा कंज्यूमर है, वो 77% जो कंज्यूमर है वो $3 पे ले रहा है। तो किधर $3 किधर $34। तो अब ये इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो गैस शॉर्टफॉल्स। लेकिन हमारा साहब मेरी तवक्का ये थी, मेरा ख्याल ये था कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर ये सबको पता है कि गैस हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, इस लेवल से कम होती जा रही है, आधी रह गई, ये सबको पता था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी हुकूमत जो है वो आवाम को आगाह करेगी, उनको कहेगी कि भाई ये गीज़र्स जो हैं इसको गैस से हटाओ, दूसरे लिए आप बिजली को इस्तेमाल करो, और फिर रिन्यूएबल्स को इस्तेमाल करो, लोगों को एजुकेट करें, उनको इंसेंटिवाइज करते, उनको करते कि गैस पे डिपेंडेंस लोगों की जो कि हमें हर सूरत में करनी है। पाइप्ड गैस तो दुनिया में हम किसी को नहीं देते, मगर 4 साल में अगर आप पाइप्ड गैस को की डिस्करेज करते, उसकी जगह लोगों को आगाही देते, कोई रिप्लेसमेंट देते, कोई रिन्यूएबल्स देते, तो फिर ये सूरत हाल हम आज बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे होते ना। जैसे हम पहले दिन खड़े थे इस हुकूमत के, आज चौथे साल भी उसी जगह पे खड़े हैं। ये जो नहीं हुआ जी, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत उठाए। मैं अब आपको इसी पे आ रहा हूँ। हमारे मुल्क में 28% जो पॉपुलेशन है उसके पास पाइप्ड गैस है, और कोई 70% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास पाइप्ड गैस नहीं है।
और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब कि ये गैस शदीद बहरान का शिकार था तो हम साथ साथ डोमेस्टिक नेटवर्क भी अपना एक्सपैंड करते रहे और हम हर साल 4.5 लाख नए कनेक्शंस देते थे। सिर्फ पिछले 1 साल में जो हमने 4.5 लाख कनेक्शन दिए हैं उसका जो डोमेस्टिक का लोड बढ़ा है वो 130 MMCFD है, जो पूरी एक कार्गो से भी ज़्यादा है, जो 2 LNG की, और जो डोमेस्टिक डिप्लीशन हुई 220 MMCFD वो 2 कार्गो से ज़्यादा, यानी हम आधा टर्मिनल जो है साल का उसकी जितनी जो गैस है डेली फ्लो वो हम कम कर रहे हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाइप्ड गैस जो है वो बड़े थोड़े मुल्कों में है और जहाँ पे वो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। पिछले 10 साल से 20 साल से हम मुसलसल ये जो बढ़ाते चले जा रहे हैं अपना डोमेस्टिक पाइप का नेटवर्क, उसकी वजह से आज हम एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ खड़े हुए हैं। और ये विंटर में कोई शॉर्टफॉल ना आए, अगर डोमेस्टिक आपकी डिमांड ना बढ़े, जो हम 3 गुना बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारी गैस अंडर प्राइस्ड भी है और हमारी गैस की सप्लाई भी कम होगी, अगर डोमेस्टिक लोड ना बढ़े तो कोई क्राइसिस ना है। ये प्योरली डोमेस्टिक गैस की डिप्लीशन की वजह से और डोमेस्टिक डिमांड, यानी एक तो वो पाइप्ड गैस पे जो डिपेंडेंस है, पाइप्ड गैस की जो अल्टरनेटिव है वो नहीं दिया, फिर जो UFG है जो अनअकाउंटेड फॉर लॉसेज है इस पाइप्ड गैस के वही कम हो जाते सिग्निफिकेंटली, उसी पर रोक लग जाता। फिर हम कहते हैं कि चले इस हुकूमत ने ये UFG भी कम कर दिया, कुछ डिपेंडेंस कम करी, फिर कुछ किया। हम तो वही बात कर रहे हैं जो गुलाम सरवर साहब से पहले दिन मैंने बात की थी जब वो यहाँ बने थे आपके वजीर तवानाई, और उस दिन जो उनसे बात हो रही थी वही मैं आज हमाद अजहर से भी 4थे साल में बात कर रहा हूँ। ये है मेरा मसला। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने वज़ीर तवानाई का कलमदान संभाला तो हमने डोमेस्टिक कनेक्शंस के ऊपर अब बैन लगा दिया है और ऑन गोइंग तमाम डोमेस्टिक स्कीम्स के ऊपर बैन लगा दिया। और मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो कोई इस बात पे खुश नहीं है मेरे से कि क्योंकि जाहिर है कि सस्ती गैस है, तकरीबन मुफ्ती समझ लें कि होती है, इतनी कम कीमत है पाकिस्तान में, वो पिंडों देहातों में भी जाती है, शहरों में भी जाती है, जिधर जाती है तो वो जाहिर है कि उसके वोट बढ़ते हैं। और मुस्लिम लीग नून ने भी ऐसे किया कि पहले बैन लगा हुआ था डोमेस्टिक कनेक्शन पर, उन्होंने बैन लिफ्ट किया और आखिरी 2 साल में दबा के पाइप बिछा दिए जबकि पीछे गैस थी नहीं। तो मैंने वो रोका और ऑन गोइंग स्कीम्स को भी रोका, जिसकी वजह से एक हमें सेटबैक भी फेस करना पड़ा अपने ही कॉलीग्स का। दूसरा हमने ये काम किया कि हमने सीजनल एनर्जी पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके तहत जितनी इजाफी बिजली सार्फिन इस्तेमाल करेंगे इन विंटर्स में उस पर उनको 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट यानी अप टू 40% उनको डिस्काउंट मिलेगा। वो 12 रुपये 96 पैसे का उनको इजाफी यूनिट मिलेगा। आइडिया यही है कि लोग फिर गैस से जब शिफ्ट होएं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की तरफ तो उनका बिल जो है वो ज़्यादा ना बढ़े और उनको 30-40% जो है वो इजाफी यूनिट्स के ऊपर डिस्काउंट मिले। तीसरा हम ये करने जा रहे हैं कि हमने एक्सप्लोरेशन जो है उसको बहुत जल्दी बहुत तेज़ हमने रैंप अप कर दिया है। हम इस वक्त जितनी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों में इतनी एक्सप्लोरेशन कभी नहीं हुई, लेकिन नए वेल्स दरियाफ्त होने में इसको टाइम लगता है। ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, ये 2-3 साल का मंसूबा नहीं है, ये ज़रा लॉन्ग टर्म मंसूबा है। और चौथा हम ये कर रहे हैं कि आपने देखा कि अब पिछले 2 हमारे जो टर्मिनल्स हैं उन्होंने एक ने तो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब एडवर्टाइज़ कर दिया, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन की जो सब्सिडरी है तबीर एनर्जी, और दूसरा कतर गैस के मुआवनत के साथ अब एक B2B बेसिस के ऊपर 2 टर्मिनल्स जो है साहब मेरा इसमें एक सवाल ये था कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट गैस ये जो हमारी डोमेस्टिक गैस है और ये जो हमारा अनअकाउंटेड फॉर जो गैस हम ज़ाया करते हैं, चोरी होती है, लीक होती है, वो इतना मैसिव वो नंबर्स हैं और वो वही खड़े हैं जहां खड़े थे इस हुकूमत के आने पर। ये नाअहली नहीं है तो क्या है? नहीं, वहाँ नहीं खड़े वहाँ बिल्कुल नहीं खड़े। अब इस साल जब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह SNGPL जब अपना UFG का नंबर रिकॉर्ड करेगी तो वो पाकिस्तान की तारीख का लोएस्ट नंबर होएगा और बड़ी ड्रामेटिक उसके अंदर कमी आई है और वो नंबर्स फाइनल टेबुलेट हो रहे हैं, लेकिन जो मैंने अभी नंबर्स देखे हैं वो बड़े इंकरेजिंग नंबर है। और मैंने उन्हें यही कहा है, मैंने उन्हें कहा है कि आप मजीद स्कीम्स की तरफ जाएं। जो पिछला आपका सिस्टम है, जो आपका पिछला सिस्टम है जो नाकस हो चुका है, जिसमें लीकेजेस हैं, उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ उसके ऊपर जाएं और उसको फौरी तौर पे मरम्मत करें। क्योंकि वो हर साल एक रेस लगी होती थी कि दूर दराज इलाकों में गैस, तो वो जो पिछला आपका नेटवर्क था वो सारा बोसीदा हो गया, पाइप्स लीक करना शुरू कर गए उसके अंदर ही, ग्राउंड के अंदर भी, और रिहेबिलिटेशन हो ही नहीं सकी और ये कंपनियां जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी जाती रही हैं। तो अब हम इस सारे मजीद एक्सपेंशन को रोक के पुराने नेटवर्क जो है उसकी प्रिजर्वेशन। आपने फरमाया सुई नॉर्थ में, सुई साउथ की क्या पोजीशन है UFG की? सुई साउथ के अंदर हमें अभी भी चैलेंजेस हैं, बेहतरी आ रही है लेकिन सुई साउथ के अंदर वो बेहतरी उस रफ्तार से नहीं आ रही जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के अंदर आ रही है, क्योंकि सुई सदर्न के अंदर डोमेस्टिक नेटवर्क भी बहुत बड़ा है।
तो ये जो UFG का जो सिलसिला है ये डोमेस्टिक नेटवर्क्स और ख़ास तौर पे जब देहातों में ये जाता है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जब ये इंडस्ट्री को जाता है जहाँ से तकरीबन कंप्लीट रिकवरी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अभी हम क्योंकि अवाम देख रही हैं, उनको हम ये बताएं कि आइंदा चंद महीनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर गैस की कीमतें पाकिस्तान में 2 गुना होने वाली हैं और ये भी चांसेस हैं कि किल्लत भी होगी, शदीद किल्लत हो या कम किल्लत हो, लेकिन किल्लत भी होगी। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? नहीं, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। 2 गुना तो बिल्कुल कीमत नहीं बढ़ने वाली और अभी हमने कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया कि कितनी बढ़ने वाली है। एक 15% का प्रपोजल मौजूद था जिसका लेकिन हतमी फ़ैसला अभी वज़ीर आज़म साहब ने करना है कि 15% जो है वो कीमत बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी गैस की। अभी तक तो ये फ़ैसला है कि ये कीमत हम नहीं बढ़ा रहे। कुछ हमारे जो सारिफीन जो LNG के ऊपर कैप्टिव पावर प्लांट्स चला रहे थे, यानी कि सब्सिडाइज्ड LNG लेके उन्होंने आगे इनएफिशिएंट टर्बाइनें लगा के उस गैस को किससे बिजली बनाना शुरू कर दी थी, उनके लिए हम बिल्कुल रेट रिवीजन जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन वो शायद 300-400 के करीब इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो इससे इफेक्ट होंगे। इसके अलावा जो बहरान की आप बात करें, मैंने आपको बताया कि जो हमारी LNG की रिक्वायरमेंट थी उसका 80% तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर कर चुके हैं, जबकि बाकी ममालिक जो हैं वो सिक्योर नहीं कर सके। किल्लत आएगी, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि हमने LNG प्रोक्योर नहीं की या मिसमैनेज नहीं की, उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान की कुदरती गैस जो है उसमें 10% सालाना के हिसाब से डिप्लीशन हुई है और वो आधी रह गई है। सर, ये तो ऐसा नहीं है ना बात कि ये पिछले हफ्ते ऐसा हो गया है, ये तो आपको पिछले साल भी पता था कि ये इतनी किल्लत होगी, तो अगर इतनी हमने सिक्योर नहीं की है तो ये नाअहली है ना। नहीं, इतनी हम नहीं कर सकते। हम 12 कार्गो से ज्यादा हम जी हम क्योंकि हमने टर्मिनल नहीं लगाया, ये 3 साल में हमने टर्मिनल नहीं लगाया ना सर। ये टर्मिनल जो है ये आप सोचे कि कब से जो है ये बात जो टर्मिनल जो इंतजार में है। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ टर्मिनल लगाने से मसला नहीं हल हो जाना। हमारा गैस का जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है डोमेस्टिक का वो भी दुरुस्त नहीं। अगर हम अभी टर्मिनल लगा लेते, आपको पता है इन्होंने जो टर्मिनल्स लगाए मुस्लिम लीग नून ने 4 करोड़ रुपया यौमिया, 4 करोड़ रुपया एक दिन का उनका किराया दे रहे हैं, और वो जो भी बिड आई, सिंगल बिड आई, उसके अगेंस्ट वो टर्मिनल्स लग गए। वो एक अलग स्कैंडल है कि वो कैसे लगे। तो अगर हमने उस मॉडल पे जाके टर्मिनल्स लगाने हैं और वो गैस हमने ले आनी है टेक और पे के ऊपर, और आगे हम वो गैस डोमेस्टिक पाइपलाइंस में सप्लाई करने के काबिल नहीं क्योंकि वो गैस की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत को और नुकसान होएगा। तो अब हम जो टर्मिनल्स ला रहे हैं वो B2B बेसिस पे, यानी कि उसमें गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होएगी, हम कोई किराया अदा नहीं करेंगे, वो प्राइवेट बिजनेसेस टर्मिनल्स लाएंगे और आगे प्राइवेट बिजनेसेस या कंज्यूमर्स के साथ अपने प्राइवेट सौदे करेंगे अपने रेट्स के मुताबिक। हुकूमत इसमें से बाहर रहेगी। इस तरह अब हम गैस का अपना जो है ना, और ये सारी दुनिया में अब ये डीरेगुलेटेड मॉडल चल रहा है। अब वो मॉडल नहीं चल रहा कि आप 4-4 करोड़ रुपया फी टर्मिनल रोजाना के हिसाब से आप किराया दें। अगर वो मैं देना शुरू कर दूं तो टर्मिनल तो फौरन लग जाएंगे, लेकिन उस गैस जो वो आएगी उसको मैं किधर लेके जाऊंगा? क्या मैं डोमेस्टिक में वो सप्लाई कर सकता हूँ? इतनी महंगी गैस मैं नहीं कर सकता। इसलिए इस डीरेगुलेटेड मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम इनिशिएटिव दे रहे हैं और वो अब करीब है टर्मिनल्स लाने के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हम्माद अजहर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, पेचीदा सूरत हाल है गैस के हवाले से। गैस कम भी मिलेगी और बहुत महंगी भी हो जाएगी। हम्माद अजहर साहब कहते हैं 15% बढ़ेगी, मुझे यकीन है कि ये 15% से भी ज़्यादा बढ़ेगी। IMF का प्रोग्राम आना है और उसके लिए हुकूमत ने यकीन दहानियाँ कराई हैं और ये सब कुछ जो है ये होगा और अब आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। जो दूसरी महंगाई है वो इसके अलावा है। कमर्शियल ब्रेक के बाद इस मौजू का एक हम आज़ाद तज्जिया लेंगे क्योंकि ये बहुत एक अहम मौजू है। और क्या वाकई हुकूमत की कोई नाअहली नहीं है और क्या वाकई हुकूमत इस पूरे मामले से बहुस्न खूबी निमट रही है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इमरान खान हुकूमत की चौथी सर्दियां हैं और पिछली 3 सर्दियों की तरह से पाकिस्तान को एक बार फिर गैस बहरान का सामना है। गैस की कमी भी होगी और गैस की कीमतों में इजाफा भी होगा। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। आलमी मंडी में यकीनन इन मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। गैस की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, लेकिन नाअहली भी है, प्लानिंग की भी खराबी है, गैस की चोरी में को कम करने में नाकामी है। 10 दूसरे मौजूआत हैं जहाँ पर हुकूमत कुछ कर सकती थी उसने नहीं किया है। लोगों को खुली आज़ादी है, पाइप्ड गैस इस्तेमाल करते हैं, गीजर्स में गैस इस्तेमाल हो रही है और यकीनन दुनिया अब इस मामले से कहीं आगे बढ़ चुकी है और अब गैस पे इन्हिसार इस हद तक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जैसे मैंने अर्ज़ किया पाकिस्तान चौथी सर्दियों में इमरान खान हुकूमत की एक और बड़े गैस बहरान के दहाने पे खड़ा है।
इसका हम एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल आज़ाद तज़िया हासिल करते हैं। एनर्जी उमूर के माहिर समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब, आप मेरे साथ सुन रहे थे हमाद अज़हर साहब की बात। इसमें एक बात तो बहरहाल सही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइस है और जो लेवल की प्राइसेस हैं और जो लेवल पे वो पहुंच गई हैं, वो अगर जो हम जिस क्राइसिस के करीब खड़े हैं, चौथे गैस क्राइसिस की, वो उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन तो है उसका। एब्सोल्युटली। इसमें अगर आप ये देखें ना कि प्राइसेस जैसे $34-35 MMBTU तक आ गई हैं RLNG की ग्लोबल मार्केट में, तो एक तो इस प्राइस पे डबल से ज़्यादा हो गई है 3 महीने में तकरीबन। हाँ। और दूसरा एक तो हमारे जो टर्म कार्गो आ रहा था वो $10-11 के लगभग आ रहा है, क्योंकि हम अगर आज $80 ब्रेंट है और अगर 13%-12% में हम कार्गो ले रहे हैं, वो तकरीबन $9-10 बनता है, और ये स्पॉट कार्गो $35 का है, तो ये डिफ़ॉल्ट होना कोई अचंभे की बात नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि आज अगर हम यही बिजली, चूँकि हमारे पास फर्नेस ऑयल पे भी कैपेसिटी है, तो अभी जो मेरिट ऑर्डर में ये जो RLNG को ब्लेंड करके इस्तेमाल करते हैं, तो एवरेज करके, क्योंकि आप टर्म के साथ एवरेज करते हैं तो कॉस्ट नीचे होती है, वरना ये कि $17-18 के ऊपर RLNG ख़रीदने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उससे सस्ती बिजली हमें फर्नेस ऑयल पे पड़ जाती है। ठीक है, तो और हमारे पास फर्नेस ऑयल के कारखाने, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में चंद ही ममालिक है जहाँ पे कारखाने रह गए। ठीक है, तो हमारे पास वो कारखाने, वहाँ से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो है, इवन अगर हमें नवंबर-दिसंबर में अगर हमारी ज़ीरो पावर जनरेशन हो जाती है ना, और जो जितनी RLNG आ भी रही है 9 कार्गो जैसे कह रहे थे, वो सारी की सारी अगर आपको इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वगैरह में भी देनी पड़ जाए, तब भी जो है हमें जो जितनी हमारी कैपेसिटी, और चूँकि डिमांड उस वक्त इतनी नीचे आ जाती है, 12-13 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा हमारी डिमांड नहीं होगी नवंबर-दिसंबर में, तो जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पावर की साइड पे और ना ही गैस की साइड पे, क्योंकि गैस की साइड पे अगर हम RLNG जो है वो इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कह रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को देनी है और वहाँ देनी है, तब भी ऐसा हमें ना शॉर्टफॉल बिजली का होगा। गैस में बहरहाल RLNG का एक मेरिट ऑर्डर होता है इनका कि ये पावर को भी देते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से और दूसरों को भी देते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जहाँ तक घरेलू सार्फिन का ताल्लुक है, घरेलू सार्फिन की हमारे आदत है कि देखिए जी, हम चूल्हा भी देखिए, इसमें असल बात यह है कि पूरी दुनिया जो है वो मूव कर रही है, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है। अब एक तो पाइप्ड गैस दुनिया में नहीं होती है, फिर आप बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं हीटिंग के लिए, पानी गर्म करने के लिए, इवन कुकिंग के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। लोगों को राग़िब करना, एजुकेट करना, इंसेंटिवाइज करना कि हम आपको सोलर लगा देते हैं, आपका इससे ये तो हुकूमत का काम होता है ना। देखिए, अब कुछ हद तक तो अगर आप देखें कि पॉलिसी इंसेंटिव्स ऑलरेडी मौजूद थे, जैसे नेट मीटरिंग हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चल रही है। के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में तकरीबन 70 से 80 मेगावाट तकरीबन नेट मीटरिंग की वजह से इतना इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। दूसरा है कि अब फाइनेंसिंग भी उसके लिए 5-5.5% पे मिल रही है। अब तो इवन के सोलर खुद ही जो है वो फाइनेंसिंग दे रहा है। तो एक तो ये तो नेचुरल शिफ्ट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोगों का ये आ रहा है। लेकिन ये कि यस, अभी तक जो है सोलर यानी इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक स्टोव की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है जितनी हो जानी चाहिए। और दूसरा, जो देही इलाके हैं वहाँ पे लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना, हालांकि वहाँ सोलर की पेनिट्रेशन बहुत है, मतलब शहरों से पहले वहाँ पे हो गई थी क्योंकि वहाँ बिजली थी नहीं, तो वहाँ पे डायरेक्ट लोग सोलर पे चले गए थे। लेकिन ये कि वहाँ लोगों को इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक स्टोव तक की अवेयरनेस पहुँचाना भी एक काम है, तो वहाँ मेरा ख्याल है उस पर काम करना चाहिए। बट यस, जैसे आप कह रहे हैं कि मूव तो हमें पाइप गैस से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो पाइप गैस की भी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हम कस्टमर से ले नहीं पा रहे। क्या आपका अंदाज़ा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी मार्केट है वो इस वक्त आसमान पे जा रही है, तो कहा यह जाता है और यह हकीकत है कि सिक्लिकल है, कि है फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर आएगा। तो ये जो पीक हम देख रहे हैं, माहिरीन तो ये कहते हैं कि सर्दियों में तो ये बरकरार रहेगी, तो ये अगले 2-3 महीने तो ये है, उसके बाद फ्यूल प्राइसेस भी कम हो, फिर गैस प्राइसेस भी कम हो। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि फिर हमारा तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास हमारी इंपोर्ट कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी कि हमें इतनी महंगी ख़रीदनी पड़ी। हमारे लिए तो ये लाइफ एंड डेथ का मामला है। तो क्या अभी प्रोग्नोसिस क्या है आगे जाके कि ये कम होंगी? मेरा ये ख्याल है कि मार्च-अप्रैल तक ये कीमतें जो है वापस नॉर्मलाइज लेवल पे आ जाएंगी। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो सप्लाई चेन डिसरप्शन जितनी थी होपफुली वो ईज़ ऑफ हो जाएंगी। दूसरा ये कि नेचुरली डिमांड सप्लाई है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोयले की कीमत या LNG की कीमत ज़्यादा रहेगी तो वहाँ से सप्लाई जनरेट हो जाएगी। तीसरा ये कि जितना ये प्राइस ज़्यादा है इतना ऑल्टरनेट्स की तरफ पूरी दुनिया में शिफ्ट और तेज़ी से बढ़ेगा, तो इनकी लॉन्ग टर्म डिमांड जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी।
तो जितने सप्लायर्स हैं या ऑयल के प्रोड्यूसर हैं या गैस के प्रोड्यूसर हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्शन है, तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। ये बताइए कितना ऑगमेंट होगी हमारी सिचुएशन कि तीसरा टर्मिनल यहाँ पे लग जाए, एक और टर्मिनल लग जाए। अभी कतर के की तरफ से ये बात आई है और दूसरे जो हैं वो हमारे पाइपलाइन में हैं, तो वो उससे ये कि हमारे स्टोरेज तो हो जाएगा मतलब, लेकिन प्राइसेस जो दुनिया में ज़्यादा है और फिर ये कतर वो तो हमें देनी पड़ेगी। उससे फ़ायदा क्या होगा बेसिकली? देखिए उससे फ़ायदा एक तो ये कि कंपटीशन का एनवायरनमेंट होगा, ये फ़ायदा होगा। बाकी तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो कस्टमर वो टारगेट करेंगे उसमें से काफ़ी कस्टमर ऑलरेडी सुई नेटवर्क पर हैं, तो एडिशनल या इंक्रीमेंटल। मगर हमारे पास स्टोरेज नहीं है, गैस स्टोरेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो उसमें स्टोरेज फिलहाल जो है वो तो FSRU की जितनी है, अंडरग्राउंड स्टोरेज की तो अभी हम पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन ये कि यस अगर स्टोरेज हो तो हम जिस वक्त कीमत कम हो उस वक्त हम कुछ बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उस स्टोरेज की कॉस्ट होगी एक, वो बेयर करनी होगी, वो स्प्रेड किधर होगी ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन बहरहाल हाँ, जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि नए टर्मिनल आ जाएंगे, तो नए टर्मिनल बहरहाल कैपेसिटी ऐड करेंगे, कुछ प्राइसिंग में एफिशिएंसी होगी। लेकिन ये समझना कि आज इस एनवायरनमेंट में वो $35 की गैस $10 में दे देते तो मेरा ख्याल है ये शायद इतना सही नहीं। लेकिन ये बताए ना कि दुनिया में तो हेज कर लेते ना, ये तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आज है ना $35 की, लेकिन कल तो ये $5 की भी थी, $10 की थी, 12 की थी। तो ये सवाल अगर पूछा जाए हुकूमत ने क्यों नहीं उस वक्त हेज कर लिया इसको, और क्यों नहीं जो दुनिया के और तरीक़ेकार है उसमें अगर करते तो शायद हमारी कुछ तो हेजिंग हो जाती ना। हाँ, हेजिंग में ये है कि अगर आपके पास सामने फर्म डिमांड है, अगर फर्म डिमांड है तो आप उस वक्त ये हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जिस वक्त कीमत बहुत ज़्यादा कम थी उस वक्त हालात भी काफ़ी अनसर्टन थे, इसी वजह से नैब का खौफ भी होता है, नैब का खौफ। और दूसरा अगर आप मतलब है कि हेज की एक कॉस्ट तो पड़ जाएगी ना, अगर फॉर एग्जांपल उससे कीमत ऊपर चली गई तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर उससे नीचे आ गए तो आपका हेज ज़ाया हो गया, तो फिर वो वाली बात आएगी जो आप कह रहे हैं। रिस्क नहीं ले सकती हुकूमत। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में कोरोना की कमी, और बहुत ही काबिल ज़िक्र कमी आई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर कोरोना कायम दायम है। ये पूरी कैफियत माहिरीन के लिए क्या नौयत की है, पाकिस्तानियों के लिए क्या मशवरा है, और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पूरी सूरत हाल में क्या कहते हैं। यकीनन पाकिस्तान में कोरोना तहलील होता नज़र आ रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की सतह अब कम से कम तर हो रही है, और हम बड़े इत्मीनान से इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में अक्सर हमारी जब भी बात होती रही है पिछले 1.5-2 साल के दौरान, वो हम शिद्दत की बात करते रहे हैं, और इस मर्ज़ में हमने हमेशा इजाफ़ा और इसमें पेचीदगियाँ देखी हैं। बेहतर सूरत हाल है, ये भी एक ख़बर है। इस वक्त मुल्क में 96% कोरोना मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं माशाअल्लाह। पिछले 2 हफ्तों से इन्फेक्शन रेट भी 2% से कम हो गया है। कल पंजाब में तो मुस्बत केसेस की शरह 0.74% थी, क्योंकि शायद जब से कोरोना में लहरों की कैफियत पैदा हुई उसमें सबसे कम कैफियत थी। KP में 0.7%, बलूचिस्तान में 0.8%, जबकि सिंध में इन्फेक्शन रेट 2.1% सामने आया। गोया 3 सूबों में कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह अब 1% से भी कम हो चुकी है। कोरोना की चारों लहरों के दौरान परसों पाकिस्तान भर में सबसे कम मस्बत शरह सामने आई, और पॉजिटिव टेस्ट की तादाद सिर्फ 1.16% रिकॉर्ड की गई। कल मुल्क में कोरोना से 11 अमवात हुई, 561 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए, और 544 पुराने मरीज़ सेहतियाब हो गए। किसी हद तक इत्मीनान की बात है कि मुल्क में 12,74,000 कोरोना मुतासरीन में से अब एक्टिव केसेस की तादाद महज 22,500 रह गई है। हौसला अफजा बात यह भी है कि तशवीशनाक केसेस की तादाद भी तेज़ी से घट रही है। हॉस्पिटल्स में बहुत कम प्रेशर हो चुका है। इस वक्त मुल्क भर में 1313 कोरोना मरीज़ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। इस साल अप्रैल और जुलाई में पाकिस्तान में कोरोना से औसतन 110 अमवातें हुई। रोज़ाना 5,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। मुल्क का मजमूई इन्फेक्शन रेट 12% तक भी पहुँच गया था। कराची में मुसलसल 3 हफ्ते कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तो एक मौके पर 20% से तजावुज़ कर गई थी। अब मुसलसल बेहतर आदाद शुमार के बावजूद अवाम को याद रखना होगा कि कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना अब भी दायम है, कायम है और बरकरार है, और इसमें अब भी मरीज़ आ रहे हैं।
हमें SOPs का ख्याल रखना होगा, एहतियात नहीं छोड़नी होगी। उम्मीद अफजा बात है कि मुल्क भर में कल तक कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ 70 लाख डोजेज़ लगाई जा चुकी हैं, जिनमें 4 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन के 2 टीके लग चुके हैं, जबकि 7 करोड़ 19 लाख अफराद को वैक्सीन की अभी एक खुराक लगी है। इस बेहतर सूरत हाल पर भी हमने दावत दी है। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शदीद तकलीफ़ के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब ने कोरोना मरीज़ों की और इस वबा का मुकाबला किया। एक बार फिर डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी नवाजिश है। डॉक्टर साहबा, क्या आपकी क्या फीलिंग है, क्या सेंस है और कितना रिलीव्ड हैं आप कि पंजाब में तो अब ये लेस दैन 1% आपको पॉजिटिविटी रेशो है, तो अब आपका क्या फीलिंग क्या है आपकी? जी कामरान साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बहुत बड़ी रिलीफ है। वजह ये है कि जब नेचुरली इन्फेक्टिविटी रेट 1 से कम हो गया तो आज के दिन में हमारे पास 164 नए केसेस सामने आए हैं और 5 लोग इंतकाल किए हैं। तो जब मैं उनका कंपैरिजन वो जब हमारी वेव की शिद्दत थी उसके साथ करती हूँ तो वाकई इस वक्त हम बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हैं। लेकिन इसकी मेरा ख़्याल है जो अहम बात बताने की है आपके प्रोग्राम की वसादत से कि असल में हमारे ख़्याल में ये सब अच्छा असर जो है 2 बातों से है। एक तो ये जो हम एक्सेसिव वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि हमने पंजाब के अंदर रेड कैंपेन शुरू की है, रीचिंग एवरी डोर, और ये कैंपेन हमने 25 तारीख से शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के दिन में हम 62 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। उसका ये मतलब था कि हम महल्लों में हर महल्ले में पहुंच के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई बंदा ऐसा ना रहे जिसकी वैक्सीनेशन ना हो, क्योंकि अब हमें NCOC ने इजाज़त दी है कि 12 साल की उम्र तक के बच्चों को भी हम लगाएं। स्कूलों के अंदर भी लग रही हैं और बाकायदा ये मुहिम जो है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि हम ये कोरोना से बहुत हद तक हमारी जान छूटेगी, लोग अपनी मामूली ज़िंदगी पे वापस आएंगे, मईशत का पहिया बेहतर होगा, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, तो एक वो कहते हैं ना, इस तरफ से तो एक ठंडी हवा आ रही है। शुक्र है खुदा का कि ये वक्त भी आया कि हमें अब इस सिलसिले के अंदर परेशानी कम हुई है। और नेचुरली जब मरीज़ कम हो जाते हैं कोविड के अस्पतालों के अंदर तो हमारे डॉक्टर्स को भी कुछ हद तक रिलीफ मिल जाती है, बिकॉज कोविड के मरीज के साथ डील करना और मैनेज करना भी एक मुश्किल। अब क्या कोई रिस्क फैक्टर्स हैं डॉक्टर साहब? सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त आपके नज़दीक रिस्क फैक्टर क्या है कि ये सिचुएशन बरकरार रहे, इसके लिए ज़रूरी क्या है? देखिए जी, रिस्क फैक्टर्स तो यही हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया, तो जिस तरह आपने फरमाया है कि कोरोना कहीं चला नहीं गया, कोरोना यहाँ मौजूद है, तो जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे उनको कोरोना लगने का ख़तरा रहेगा। ये नहीं है कि जो वैक्सीनेट करवाते हैं उनको कोरोना नहीं लग सकता, लेकिन ये बात तो पक्की सामने आ गई है कि उस बीमारी की शिद्दत उस तरह की नहीं होती उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेट करवाया है। अस्पतालों में जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं उनकी जो शरह सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर 85% मरीज़ वो होते हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, तो ये बात तो पक्की है कि अगर वैक्सीनेट करवाएंगे तो आप अपने आप को बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर तो वो है कि अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे तो आप अपने आप को भी एक्सपोज करते हैं। कितनी ज़रूरत है अब जिन्होंने करवा लिया डॉक्टर साहब, बूस्टर्स की कितनी ज़रूरत है, कितना इम्पोर्टेंट है बूस्टर शॉट लगवाना, और पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में उसकी क्या पॉलिसी है? देखिए जी, जहाँ तक बूस्टर डोजेस का ताल्लुक़ है, वहाँ जिन लोगों के 6 महीने हो गए और पर्टिकुलरली जो बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको तो हमने इजाज़त दे दी थी कि वो पेमेंट के ऊपर 1240 रुपये के 50 रुपये की पेमेंट के ऊपर वो अपने आप को बूस्टर डोज़ लगवा सकते हैं और फाइज़र की डोज़ लग रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी तक तो कोई ऐसी हमने अभी वो नहीं दी इनको एडवाइज़री। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत कम है उनको अगर उनके फिजिशंस रिकमेंड करते हैं तो ज़रूर लगवा लें। पर लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कामरान साहब कि अगर हम इंशाल्लाह जिस तरीके से हम लगे हुए हैं वैक्सीनेशन करने पे, और अगर दिसंबर के एंड तक हम अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे तो यकीनन मैं आपको ये बताऊं कि हर्ड इम्यूनिटी का सिलसिला आ जाता है
और बहुत हद तक फिर वो प्रोटेक्ट करता है। तो अल्लाह ताला खैर रखे, जिस तरीके से लगे हैं। और तो बच्चों एक पॉपुलेशन का हिस्सा बच्चे हैं। दुनिया तो अब यूएस में तो अब 5 साल के बच्चों को भी वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। आप इसकी ज़रूरत महसूस करती हैं? मेरा ख्याल है जी अभी तो क्योंकि NCOC के एडवाइस के मुताबिक तो अभी तक तो हम 12 साल के बच्चों तक की वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन जब हम देखेंगे कि जिस तरह नताइज आ रहे हैं दुनिया के अंदर कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगने से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पूरी आलमी क्रिकेट में इस वक्त उसकी निगाहें हैं T20 वर्ल्ड कप पर, और वहाँ पर हैं पाकिस्तान पर। क्रिकेट का मोजज़ा दिखाया है पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम ने, जिस पर दबाव था, जिसको आइसोलेट किया गया, जिसके पास मौक़े नहीं थे, मगर इस वक्त सबसे पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा और रैंकिंग टेबल में अपने ग्रुप में नंबर 1 है। ये सब कुछ कैसे हुआ है और इसके पीछे और क्या हुआ है, ये आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। दुनिया भर में करोड़ों क्रिकेट शायकीन की निगाहें मरकूज़ हैं दुबई में जारी T20 वर्ल्ड कप में, और T20 वर्ल्ड कप में भी उनके लिए इस वक्त फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस जिसने क्रिकेट के माहिरीन को हैरान करके रख दिया है। इस वक्त इस टूर्नामेंट में जारी रैंकिंग के हवाले से पाकिस्तान अपने ग्रुप में पहले नंबर पर है, सेमीफाइनल में पहले नंबर पर पहुंच गया है, और नामसाइद हालात की बिना पर और इंतहाई मुश्किल सूरत हाल की वजह से के बावजूद पाकिस्तानी शायकीन को क्रिकेट के मैदान से एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। दुबई में जारी वर्ल्ड कप में कौमी टीम नमीबिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची और फिर पहली टीम बन गई सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। कल अपने चौथे मैच में पाकिस्तान ने नमीबिया को एक तरफा मुकाबले के बाद 45 रन से शिकस्त दी। इससे कबल कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत समेत न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमों को ढोल चटा चुकी है, और अब तक टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बल्लेबाजों और बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त मुखालिफ टीमों के लिए दर्द सर हैं और कई रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ़ मुखालिफ बैट्समैन को तिगनी का नाच नचा रहे हैं, और यकीनन एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हमारे इन दोनों बॉलर्स की भी। टूर्नामेंट से पहले फेवरेट समझी जाने वाली भारत पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर है, और ये सब उन हालात में हुआ जब पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन मायूसियों में डूबे हुए थे। और टूर्नामेंट में टीम की अब तक की कार्रवाई और ये सब कुछ कैसे हुआ है, इस पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।